बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे लाल हवेली, जिसके राइटर हैं दी बेस्ट नॉवेल्स। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। फिर भी गो सलार उनके लिए बेहतरीन है। मुझे तो यही लगता है कि वो बहुत नाजुक दिल हैं, इसलिए इस बात को दिमाग पर सवार कर लिया है और इसी वजह से बीमार हो गई हैं। आप साकिब साहब के घर से वापस आते ही उनके पास जाएं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें ताकि वो आपके साथ खुलकर बात कर सके। वो इन्हें समझाते उनकी तरफ देखने लगे थे, जहां उनके चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। वो तो हमेशा यही समझती थी उनके शौहर इनकी बेटियों से बिल्कुल गाफिल रहते हैं, मगर आज आज उनकी मन्नत के लिए इस कदर फिक्र देखकर नादिया शाह को सुकून मिला था। जी, मैं बात करूंगी मन्नत से। दरअसल इन्हें आपके फैसले पर कोई शक ये मसला नहीं है। वो सिर्फ हम सबसे अलग होने को कबूल नहीं कर पा रही। मैंने समझाऊंगी, वो आती जाती रहा करेंगी। उन्होंने कहा तो मुराद शाह उठ खड़े हुए। अब जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर हम चले। वो कहते हुए कमरे से निकल गए तो नादिया बेगम भी मुस्कुराकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। सहर बेटे, हम सब किसी की आदत के लिए जा रहे हैं। घर में सिर्फ आप, सलार और मन्नत ही होंगे। अभी तो सलार हमारे साथ चलेंगे, मगर वो जल्दी घर आ जाएंगे क्योंकि आप दोनों घर में अकेली हो। आपने मन्नत का बहुत ख्याल रखना है मेरी जान। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? नादिया शाह चादर अच्छे से अपने गिर्द लपेट कर सहर से मुखातिब हुई। वो अब हवेली से निकलने ही लगी थी जब उन्होंने मुलाजमा को कहकर सहर को बुलवाया था ताकि उसे सब कुछ बता सकें। मोरे, आप लोग कब तक आएंगे? इसने सवाल किया तो नादिया शाह ने इसे देखा। ये तो आपके बाबा साईं को पता। बच्चे, जब वो कहेंगे तो हम लोग आ जाएंगे। वो उसे समझाती हुई उसके करीब आई और उसकी पेशानी चूमकर जल्दी से उनके कमरे में गई और सामने बेड पर मन्नत आंखें मूंदे लेटी थी। कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? वो इस पर झुकती बोली तो उसने आंखें खोल ली। बेहतर हूँ, वो आहिस्ता से बोली तो इन्होंने इसकी पेशानी पर बोसा दिया और बाहर आ गई। कुछ देर बाद वो सब हवेली से निकल गए थे। वो जाते वक्त तमाम मुलाजमों को भी छुट्टी दे गए थे क्योंकि घर में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थी। सहर कमरे में आई तो मन्नत गहरी नींद सो चुकी थी। वो उस पर कंबल ठीक करते दरवाजा बंद करके नीचे लाउंज में आ गई। वो सोफे पर बैठी हुई सोचों में गुम थी जब लाउंज में नींद दरवाजे पर दस्तक हुई। इतना जल्दी आ गए लाला सलार? वो हैरान हुई दरवाजे तक आई थी। सहर ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने में जो शख्स को देखकर उसके तासरात में बेजारी अधू आई थी। उसे बेशक अपनी फूफा से मोहब्बत थी क्योंकि वो इससे बेहद मोहब्बत करती थी, मगर इनके इस नीच बेटे से इसे शदीद नफरत थी। जब कभी भी सहर इनके घर जाती या वो खुद यहाँ आता, हमेशा ही वो बदतमीजी से इसे घूरता रहता था। कभी कभी तो इब्राहिम इसका हाथ भी थाम लेता था। हालांकि उनकी हवेली में वो लोग किसी से भी इतना फ्रैंक नहीं थी, मगर वो था ही बेलिहाज सा। सहर की कोशिश होती थी कि वो इसके सामने तो हरगिज नहीं जाए, मगर कभी कभार दावतों पर मुलाकात हो ही जाया करती थी। तब भी सहर को यही खटका सा लगा रहता कि कहीं अमान, सलार या बाबा सही में से कोई ना देख ले। क्या हुआ, अंदर नहीं बुलाओगी? वो खबासे से मुस्कुराकर बोला तो सहर का दिल किया इसका मुंह तोड़ दे। एक तो उसे बोलने की तमीज नहीं थी। उसकी हवेली में तो सब आप जनाब कहकर बात करते थे, मगर ये शख्स हमेशा तुम्हें लगाए रखता था। नहीं, दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि घर में कोई मौजूद नहीं है। सभी किसी फौतगी में गए हुए हैं, तो आप शाम में आ जाइएगा। सहर ने नरमी से इनकार कर दिया था। वो हरगिज इस घटिया इंसान को हवेली में दाखिल नहीं होने देना चाहती थी, वो भी तब जब वो और मन्नत अकेली थी। तुम भी ना, मैं कोई गैर हूँ जो सबकी गैर मौजूदगी में अंदर नहीं आ सकता। मेरी अम्मी का भी इतना ही हक है इस हवेली पर जितना तुम्हारे बाबा का। वो बदतमीजी से बोला तो सहर ने ना चाहते हुए भी इसे अंदर आने का इशारा किया। आप यहाँ बैठे, मैं रूम में जा रही हूँ। आपका जब दिल करे चले जाइएगा। वो इसकी नजरों की गंदगी देखकर परेशान हो गई थी। बेशक वो अभी सिर्फ 17 बरस की थी, मगर मर्द की नजरों में अपने लिए हवस तो आराम से पहचान ही जा सकती थी। इसलिए इसने फरहीम को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, क्या करना है रूम में जाकर? आओ, मुझे कंपनी दो। जानती हो ना, सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूं मैं यहाँ पर। वो बेबाकी से कहता है इसकी तरफ बढ़ा। आज तो वैसे भी मैं स्पेशल तुम्ही से मिलने आया हूँ। मैं जानता था सब हवेली में मौजूद नहीं है,
मगर मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी तो सोचा मौका अच्छा है, तुमसे बात कर लूंगा। इसने इसकी बकवास पर सहर ने कदम पीछे की जानिब उठाए। देखिए इब्राहिम भाई, आप अभी यहाँ से जाएं, मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इसके पास जाना है। वो बमुश्किल ही बोली थी। आराम से मेरी बात मान लोगी तो चला जाऊंगा, वो धमकियों में इस लहजे में बोला तो सहर का दिल धक धक करने लगा। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, तो प्लीज आप मुझे कुछ मत कहिए और सामने पप्पू का रूम है, जाकर आराम कर लें। वो सामने वाले कमरे की तरफ इशारा करती बोली तो इब्राहिम ने तंजिया मुस्कुराकर इसे देखा। तुम भी साथ चलो ना, मिलकर आराम करते हैं। वो दोबारा अपने घटिया अंदाज में कहता, अब बिल्कुल इसके करीब आकर रुका। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, अभी के अभी निकले यहाँ से, वरना मैं बाबा सिंह को कॉल कर दूंगी। वो इसकी बकवास पर गुस्से से बोली तो उसने अचानक ही इसका बाजू सख्ती से दबोचा। हिम्मत है तुम्हें किसी को कॉल करके बताने की, तो कर लो। वो कहता हुआ इसे घसीट कर एक गेस्ट रूम की तरफ लाया। सहर की नाजुक जान खुद को इससे छुड़वा ही नहीं पा रही थी। मन्नत, मन्नत, वो जोर जोर से चिल्लाई थी ताकि मन्नत सुन सके, मगर शायद उसके कमरे का दरवाजा बंद होने की वजह से इसकी चीखों पुकार वो नहीं सुन पा रही थी। खामोश रहो, सिर्फ बात करने आया हूँ, आराम से सुन लो, कुछ हो नहीं कहूंगा मैं। वो इसे बेड पर बिठाकर आहिस्ता आवाज में बोला। सहर ने लंबे लंबे सांस लेने शुरू किए। मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, तो मैं अम्मी से बात करता हूँ, वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी। तुम चुपचाप रजामंदी दे देना, नहीं तो मुझे बनाना अच्छे से आता है। वह इजहार भी कर रहा था तो धमकी के साथ। इसकी बात मुकम्मल होते ही सहर का हाथ उठा था और उसके गाल पर जोर से लगा था। आपको जरा बराबर शर्म नहीं आई मुझसे ये बात करते हुए? एज देखिए अपनी भी और मेरी भी, मैं आपको अपना भाई कहती ही नहीं मानती भी हूँ, तो प्लीज आप भी अपने दिमाग से ये गंदगी निकाल दे। वो गुस्से से कह तो गई थी, मगर जब अचानक उसने गौर से इब्राहिम के तासुरात देखे तो इसे सही मायनों में इससे खौफ महसूस हुआ। तेरी ऐसी की तैसी, तू तो प्यार से पूछ क्या लिया मैंने, तू तो खुद को ही कुछ समझने लगी। अभी बताता हूँ तुझे मैं तेरा लगता क्या हूँ, वो बदतमीजी से बोला और तेजी से इसको बेड पर पीछे धक्का दिया। इब्राहिम भाई छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़े, वो चीखती हुई बोली थी, मगर उस पर तो शैतान ही सवार था। ना मेरी जान, भला अब क्यों छोड़ू मैं तुम्हें, फिर कौन सा तुमने हाथ आना है, वो कहते साथ ही इस पर झुकने लगा, जब अचानक सहर ने साइड टेबल पर वास पड़ा और जोर से इसके सर पर दे मारा। तेरी, वो अब जोर से सर को जगड़ा, इसे गालियां बकने लगा था, मगर सहर तेजी से बेड से उठी और इब्राहिम ने इसे पकड़ने की खातिर हाथ बढ़ाया तो इसका दुपट्टा गले से निकल इसके हाथ में रह गया। सहर अंधाधुंध भागती मेन डोर की तरफ आई। इसने दरवाजा खोला ही था कि सामने सलार शाह को देखते वो तेजी से इसके सीने से लगी थी। वो अब इसके गिर्द सख्ती से बाजू लपेटे इसके सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी। इसके आंसू और इसके वजूद की कपकपाहट महसूस करके सलार को खटका सा हुआ। सहर, आप ऐसे रो क्यों रही हैं बच्चे, क्या हुआ है आपको? सलार उसकी कमर थपथपाते हुए नरमी से बोला था, मगर तभी उसकी नजर पीछे से आते इब्राहिम शाह पर गई। इसके सर पर खून और हाथों से सहर का दुपट्टा देखकर सलार को फौरन मामला समझ आया था। वो झटके से रोती धोती सहर को खुद से अलग करता इब्राहिम तक आया, जो अब इसे देखकर खौफजदा हो चुका था। सलार दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी ना हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खुद को कंट्रोल हरगिज नहीं कर पाएगा। वो ये भी भूल जाएगा कि ये इंसान इसकी फुप्पो का इकलौता बेटा है। सलार शाह के लिए घर की इज्जत से बढ़कर अपनी जान भी नहीं थी। यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो इसके सामने रुककर बोला तो इब्राहिम ने पीछे खड़ी सहर को देखा, जो अब कप कपा रही थी। वो तुम इसी से पूछो, इसी ने मुझे फोन करके बुलाया था, मैं यहाँ आया तो तुम सब थे ही नहीं, फिर ये मेरा हाथ। इससे पहले वो बात मुकम्मल करता सलार का जोरदार मुक्का इसके जबड़े में लगा था। तभी उन सबके शोर से मन्नत उठकर सीढ़ियों की जानिब आई थी, लेकिन नीचे का मंजर देखकर इसकी हालत खैर हुई। सलार को इब्राहिम पर यूं बरसते और अपनी गुड़िया को यूं रोते तड़पते देखकर मन्नत तेजी से नीचे आई। वो शहर के पास पहुंच गई, से शिद्दत से खुद में भीग गई तो वो मजीद टूटकर बिखरी। तुम्हें जरा गैरत नहीं है? अपने घर की इज्जत पर बुरी नजर रखते हुए तो तुम्हें डूब मरना चाहिए था इब्राहिम शाह, मगर अफसोस तुम नहीं मरे,
तब मजबूरन अब ये काम मुझे करना होगा। सलार उसका गिरेबान पकड़कर जोर से चिल्लाया था। गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। मन्नत जो अभी तक मामले से अनजान थी, सलार की धार ने इसके 14 तबक रोशन किए थे। सलार ने कहते साथ ही अपनी जींस की जेब से अपना वेपन निकाल कर लोड किया था। मन्नत भागकर उस तक आई और वेपन इसके हाथ से खींचकर नीचे फेंका। प्लीज, आप ऐसे मत करें, खुदारा इन्हें इस वक्त बस यहाँ से निकाल दें। वो खुद भी रोती हुई इसका बाजू पकड़कर इल्तिजा करती बोली तो सलार ने सुर्ख नजरों से इसे देखा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद आज पहली दफा मन्नत ने इसे छुआ था। इसकी नर्म नाजुक उंगलियों का लम्स सलार के गुस्से को हल्का हल्का जायल कर रहा था। मगर दोबारा जब उसे इब्राहिम की हरकत याद आई तो वो मन्नत को नरमी से थाम कर इसे पीछे करते इसकी तरफ बढ़ा, जो अब सर को पकड़े नीचे बैठा था। मन्नत ने एक नजर नीचे जमीन पर पड़े सहर और को दुपट्टे को देखा, फिर आगे बढ़कर इसे उठाकर सहर की जानिब बढ़ी। इसके बाद सलार शाह ने इसे धक्का रख दिया था। जब वो बिल्कुल अधमुआ हो गया तो मन्नत ने रोते हुए वो मुश्किल सलार को जबरदस्ती से लग गया। वो भी मौका पाता लड़खड़ाता भागता वैली से निकल गया था। वो दोनों अब शहर की जानिब आए, जो अब हिचकियों से रो रही थी। पानी ला दे, सलार शहर के गिर्द बाजू लपेटता मन्नत से बोला। वो फौरन किचन की तरफ भागी। वो उसे एक सोफे के पास लाया और नरमी से उस पर बिठा दिया। ये ले चंदा, पानी पिए। मन्नत भी इसकी दूसरी तरफ बैठी पानी का गिलास इसके होंठों से लगा गई। शहर ने बमुश्किल एक घूंटी भरा और गिलास को परे धकेल लिया। गुड़िया बस, आगा साईं को आने दे, एक मरतबा इस खबीस को तो हवेली के पत्ता कटवाता हूं मैं। सलार उसकी तरफ देखता बोला तो शहर ने तड़प कर इसकी जानिब देखा। नहीं लाला, प्लीज, आप दोनों किसी से कुछ मत कहिएगा प्लीज। वो रोती हुई बोली तो सलार ने दुख से इसे देखा। वो इसकी हालत भी समझ सकता था। एक लड़की कभी भी अपने लिए ये सब सुनकर या बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ओके, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप ये रोना बंद कर दें, मैंने तो उसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से बोली तो सहर ने सर हिलाया था। वो पहले इस सलार से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अगर बाबा साईं, आगा साईं या मानशाह को पता चल जाता तो वो शर्म से जमीन में ही गड़कर रह जाती। आप इन्हें रूम में लेकर जाएं और कोई स्पूनावर मेडिसिन दे दें। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप दोनों फिक्र ना करें। सलार मन्नत से मुखातिब हुआ तो वो उठ खड़ी हुई और साथ सहर को भी सहारा देकर उठाया। फिर वो दोनों ऊपर की तरफ बढ़ी तो सलार ने भी सोफे की बैक से टेक लगाई और आंखें मूंद गया। वो लोग असर के वक्त ही वापस आ गए थे। तब तक सलार भी अपने कमरे में जा चुका था। मन्नत और सहर भी अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। सहर दुख और रोने की वजह से बेहद सर चकरा रहा था, तो मन्नत ने जबरदस्ती से नींद की गोलियां देकर सुलाया था। फिर वो खुद भी इसके साथ लेट गई थी, क्योंकि इसकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सहर की वजह से वो भी काफी परेशान थी। सलार का सहर को यूं प्यार देना मन्नत को बहुत अच्छा लगा था। जो भी हो, अपना खून तो अपना ही होता है। बच्चों को उठा दे, खाना खा ले। वो भी मालूम नहीं दोपहर में भी कुछ खाया होगा या नहीं। तीनों ने यहाँ बस लोग सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जब आगा साईं खाना सर्व करती नूर बेगम से मुखातिब हुआ। जी बाबा साईं, आप लोग शुरू करें, मैं इन्हें देखती हूँ, वो कहती हुई ऊपर की तरफ आई। पहले वो सलार के कमरे में गई तो वो स्टडी में मुझे कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। उसे पैगाम देकर वो मन्नत और सहर के कमरे में तो वो दोनों कंबल में लिपटे गहरी नींद में सोई थी। सहर, मन्नत, बच्चे उठे, डिनर के लिए आए, वो करीब आकर बुलंद आवाज में बोली। कुछ देर बाद ही वो दोनों जाग चुकी थी। क्या आप दोनों की आंखों को क्या हुआ है? लग रहा है कि रोती रही हैं आप दोनों। वो इनकी सूजी आंखें देखकर फिर कर मंदी से बोली तो मन्नत ने एक नजर सहर को देखा, फिर इनकी जानिब में तवज्जो हुई। नहीं ताई अम्मी, वो दरअसल हम दोनों काफी देर से सो रही थी, इसलिए अब आंखें ऐसी हो गई हैं। आप परेशान मत हो, नीचे चले, हम अभी आते हैं। वो बोली तो नूरशाह भी इस बात में सर हिलाते हुए इन्हें जल्दी आने का कहकर कमरे से निकल गई। चंदा, कुछ नहीं होगा, आप क्यों इतने टेंस हो रही हैं? अगर इसी तरह खामोश और परेशान बनी रही तो सबको ही शक हो जाएगा। अब आपका फेस वॉश करें और फिर हम नीचे चलें। मन्नत शहर का खौफ से फक चेहरा देखकर नरमी से बोली। मन्नत, अगर सलाला ने किसी को कुछ बता दिया तो मैं क्या करूंगी? वो दोबारा से दुखी होती बोली तो मन्नत ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर सहलाया। मैं जानती हूँ इन्हें, वो किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, आप बेफिक्र रहें और अब जाएं, वॉशरूम में से जल्दी से होकर आए, मन्नत ने इसे समझाते हुए कहा और अपना दुपट्टा उठाकर वॉशरूम में चली गई। पीछे मन्नत ने भी अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ा और सबको देने के लिए जवाब सोचने लगी। वो जानती थी अगर जो सलार शाह ने वाकई किसी को कुछ कह दिया तो सहर ने तो रोना शुरू हो जाना था। जी मोरे, आपको कोई काम था क्या? कुछ देर पहले ही सलार शाह की मुलाजिम ने पैगाम दिया था कि इसे नूर शाह बुला रही हैं, इसीलिए वह फौरन अपने सारे काम एक तरफ रखता
इनके कमरे में आया था। वो इनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो अलमारी से जेवरात के बॉक्सेस निकाल कर बेड पर रख रही थी। हाँ बेटा, आप बैठे, मैं जरा ये जेवरात निकालूं, फिर आपसे बात करनी है मुझे। वो इसे देख और नरमी से बोली तो सलार भी सर हिलाकर एक सोफे पर टांग चढ़ाए बैठ गया। कुछ देर बाद ही नूशा अपना काम मुकम्मल करके इसके करीब आ बैठी तो वो इसके गिर्द बाजू लपेटता इन्हें अपने असार में ले गया। मुझे आपसे कुछ कहना था। अब शादी का दिन करीब है तो बिल्कुल, आपके बाबा साहिब ने तो सख्ती से मना कर दिया है कि कोई फंक्शन वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल सादगी से निकाह और रुखसती कर दी जाएगी। मगर बच्चियों के कुछ ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, हम यूँ रद्द नहीं कर सकते। मैं तो एक बेबस और बेजार औरत होने की हैसियत से इस हवेली में कोई बात नहीं कर सकती, मगर आप मर्द हैं और मेरे बेटे भी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आज या कल आप इन तीनों को कहीं शॉपिंग पर ले जाएंगे। तीनों निकाह के कपड़े और जूते ले लेंगी। वैसे भी मन्नत की तबीयत आजकल थोड़ी अपसेट है, वो भी फ्रेश हो जाएंगी। उन्होंने सलार को देखते तफसील से अपनी बात मुकम्मल की तो सलार ने इन्हें देखा। आई एम सॉरी मारे, लेकिन इनको बाहर जाने के हक में तो मैं भी नहीं हूँ। आप कपड़ों वगैरह के लिए परेशान नहीं हो, मैंने एक डिज़ाइनर से बात कर ली है, वो कल अपनी तमाम कलेक्शन हवेली लाएंगी, तो आप लोग पसंद कर लीजिएगा। सलार शाह ने आहिस्ता आवाज में कहते सारा मसला ही हल कर दिया तो नूर शाह भी मुस्कुरा दी। हम अपनी छोटी सी नाजुक गुड़िया आपके हवाले कर रहे हैं सलार, आपने इनका बहुत ख्याल रखना है। वो मोहब्बत से इनके कंधे पर सर रखती हुई बोली तो सलार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आपको कोई शक है मुझ पर तो बता दें, वो मुस्कुराकर बोला तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे अपने बेटे पर कोई शक नहीं है, मैं जानती हूँ, मेरे सलार औरत की इज्जत करना अच्छे से जानते हैं। वो पर यकीन लहजे में बोली तो सलार उठ खड़ा हुआ, इनकी पेशानी चूमकर वो उन्हें खुदा हाफिज कहता इनके कमरे से बाहर निकला। उसे आगा साई ने मर्दान खाने में बुलाया था तो वो तेजी से राहदारी पर चलता साथ साथ मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। वो तेजी से चलता अचानक किसी मोमी वजूद को जोरदार से टकराया। इसका मोबाइल इसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिरा। मन्नत अभी चीख मार कर गिरती तो सलार शाह ने अचानक उसके कमर में हाथ डालकर इसे खुद से लगाया। रिलैक्स, वो इसकी कमर थपथपाते हुए नरमी से बोला था। मन्नत जो इसके कंधों पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी, उसे अचानक अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो झटके से इससे अलग हुई। इसने एक नजर भी सलार पर नहीं डाली और नजरें झुका गई। इतनी हाई स्पीड से कहाँ जाना चाह रही थी आप? वो इसे कुछ देर देखना चाहता था, इसीलिए जानबूझकर शरारत से बोला। इसके लहजे में मजाक महसूस करके मन्नत मजीद कंफ्यूज होती इससे थोड़ा दूर हुई थी। वो मैं मोरे ने बुलाया था मुझे, वो लड़खड़ाती हुई दोनों हाथ आपस में मसलती बोली। सामने वाले की बेबाक नजरें इसकी सांसें रोकने के दर पर थी। सलार ने अचानक ही कदम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ाने शुरू किए तब मन्नत जिसकी नजरें फर्श पर ही जमी थी, उसे अपनी जानिब बढ़ते देखकर मन्नत के रहे सही उस्तान भी खता हुए थे। सलार ने उसके करीब आते अचानक ही उसे उसके कंधों से थाम कर पीछे दीवार से पिन किया। दोनों हाथ दीवार पर टिकाए। वो नाजुक जान इसके मजबूत वजूद में छुप सी गई थी। वो मुश्किल ही सलार के कंधों तक पहुंच पा रही थी। देखें, देख ही तो रहा हूं, आप अगर कुछ और दिखाना चाहती हैं तो दिखा दें। अभी वो बात मुकम्मल करती कि सलार ने चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे पर झुकाते बोझल लहजे में कहा तो मन्नत बिल्कुल रोने वाली हो गई। प्लीज दूर हटे, मुझे मोरे के पास जाना है। वो बिल्कुल बच्चों वाले अंदाज में बोलती सलार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। और अगर ना हटूं तो? वो तो पर जोर देकर बोला तो मन्नत की आंखों में अचानक से पानी आया था। अब वो पलके जोर जोर से झपकते अपने आंसुओं को पीछे धकेलने की कोशिश करती। इतनी प्यारी लग रही थी कि सलार का दिल किया इसकी पलके चूम ले, मगर वो अभी इस किस्म का कोई हक नहीं रखता था, इसीलिए खुद को काबू करते नजर इसकी आंखों पर से फेर ली। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और आपका ये हाल है मन्नत। सब कुछ करूंगा तब आप क्या करेंगी यार? मुझे नहीं लगता कि ये नजाकत मुझे सह पाएगी। सलार के लहजे में इस वक्त मजाक का कोई आंसर नहीं था। इसकी बेबाक बात पर मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कता सीने से निकलने को बेताब हुआ था। सिर्फ परसों तक का वक्त है आपके पास। मुझे हरगिज वो मत समझिएगा जो शादी की रात आपको कहेगा कि मैंने आपको इतना वक्त दिया, खुद को तैयार कर लें। मैं हरगिज आपको कोई वक्त नहीं दूंगा। रुखसती की रात ही मुझे अपने सारे हकूक चाहिए आपसे, और आप भी अच्छी बीवियों की तरह मेरा साथ दीजिएगा। सलार संजीदगी से कहता मन्नत की सांसें दुश्वार कर गया। वो अब शर्म से बिल्कुल जमीन में गिरने वाली हो रही थी।
भला ये सब बातें अभी कहना जरूरी थी? बाद में भी तो बता सकता था ना। मुझे लग रहा है अब 1 मिनट भी मैं यहाँ रुका तो आप जरूर अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी, और ये मैं हरगिज नहीं चाहता। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, आप भी चची के पास जाएं। सी यू सून। वो कहता हुआ एक आखिरी नजर इसके सुर्ख चेहरे पर डालता, नीचे झुका और अपना मोबाइल उठाता दोबारा रुख फेर कर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया। इसके जाने के बाद मन्नत बिल्कुल बेहोश होने वाली हुई थी। वो दीवार से टेक लगाती उसकी बातें याद करने लगी तो अचानक ही इसकी बेशर्मी से कही गई बातें वो सोचती चेहरा हाथों में छुपा गई। ये अकेले अकेले किससे शर्माया जा रहा है? हानिया जो करीब से गुजर रही थी इसे यूं देखकर उस तक आती शरारत से बोली। तब मन्नत ने जल्दी से खुद को रिलैक्स करते हाथों से चेहरा निकाला। सामने ही हानिया को फुल पुलिस वालों जैसे तफ्तीशी अंदाज में खड़े देखकर मन्नत ने घबराकर इधर उधर देखा। मैं शर्मा नहीं रही, बस चक्कर आ गया था, इसलिए यूं खड़ी थी। मन्नत ने जल्दी से झूठ गढ़ा था, मगर इसकी आंखें ही इससे बेवफाई कर गई थी। ओह, आपको अभी से चक्कर आने लगे? अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई। हानिया बेबाकी से बोली। तब मन्नत ने इसे घूर कर देखा। दोनों भाई बहनी बेशर्मी में एक दूसरे से बढ़ते हैं। प्लीज भाभी, ऐसे मुझे तंग नहीं करे ना, वो बेचारगी से बोली। तो हानिया ने मुस्कुराहट दबाते इस बात में सर हिलाया। चलो मैं आपको तंग नहीं करूंगी मन्नत डार्लिंग, मगर परसों लाला को कैसे रोकेंगी आप? वो कहती हुई फिर से मुस्कुराने लगी। तब मन्नत ने नाराजगी से इससे रुख और कदम नादिया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ाया। पीछे हानिया भी मुस्कुराकर इसी के पीछे आई थी। मन्नत को पता ही नहीं चला वो 2 दिन कैसे गुजर गए। आज असर के वक्त इन दोनों का निकाह हुआ था और शाम तो रुखसती थी, क्योंकि फिर इन दोनों को शहर के लिए निकलना था। इसीलिए सब बड़ों का जल्दी रुखसती कर देने का इरादा था। इस वक्त निकाह हुआ पहुंच चुका था, जो अभी मर्दान खाने में ही मौजूद था। किसी खास मेहमान को नहीं बुलाया गया था, बस इकरा शाह को ही और इनके ससुरालियों समेत बुलाया गया था। सब खवातीनें ही लाउंज में जमा थी सिवाय मन्नत के। अभी कुछ देर पहले मुलाजमा ने पैगाम दिया था कि मुराद शाह का हुक्म है कि मन्नत को नीचे लाए और वो लोग निकाह ख्वां को अंदर लाकर निकाह पढ़वा दें। हानिया, सहर बेटा जल्दी जाएं, बहन को नीचे लेकर आए। नूरशाह ने इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा तो दोनों ही उठकर ऊपर की जानी बढ़ी थी। कल ही तीनों के ड्रेस सेलेक्ट हुए थे। सहर ने लाइट पिंक और ग्रे कलर का कंट्रास्ट में पाँव को छूता हल्के काम वाला लॉन्ग फ्रॉक जेबतन किया था। अब वो बालों को खुला रखे हल्का सा ग्लोवी मेकअप बेहद खूबसूरत दिख रही थी। दूसरी तरफ हानिया ने भी गोल्डन कलर का लहंगा चोली पहना था, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों ऊपर आई तो मन्नत को देखकर दोनों ने ही बेसाख्ता माशाल्लाह बोला था। वो वाइट और गोल्डन शरारे में न्यूडी मेकअप, कंधों पर मेहरून शॉल लिए नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उसके शरारे पर काफी हैवी काम होने की वजह से वो उसे संभाल नहीं पा रही थी। बालों को उसने कर्ल करके एक तरफ आगे डाल रखा था, गले में व्हाइट दुपट्टा समेत रखा था और कंधों पर मेहरून शॉल, हाथों में सोने के कंगनों के ऊपर सुर्ख गजरे इसके हाथों को बहुत दिलकश दिखा रहे थे। उसने बालों में एक तरफ गोल्डन कलर के खूबसूरत झूमर लटका रखी थी और नाक में गोल्डन नथ। शकीनन, सहर और हानिया ने कभी इस खूबसूरत दुल्हन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मन्नत, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए और हमेशा खुश रखे। हानिया उसका हाथ पकड़ती हुई मोहब्बत से बोली, मगर इसके हाथ की कपकपाहट महसूस करके वो फिक्रमंद हुई। क्या हुआ मन्नत? तबीयत तो ठीक है आपकी, आपका जिस्म कांप क्यों रहा है? हानिया इसका हाथ सहलाती हुई बोली तो सहर भी तेजी से इसकी तरफ आई। मैं मोरे को बुला कर लाऊं? वो हुर्रा कर बोली। तो मन्नत ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस कुछ घबराहट हो रही है मुझे सुबह से, इसीलिए कांप रही हूँ। मोरे को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझदारी से बोली तो हानिया मुस्कुरा दी थी। वो इसकी हालत समझ सकती थी। निकाह के वक्त तो हर लड़की की यही हालत होती है। अच्छा आए, अब नीचे चले, हम आपको लेने आए हैं। हानिया ने उसका दुपट्टा ठीक करते हुए कहा तो उसका रंग फीका पड़ा था। वो इतनी जल्दी यूं अचानक इन सबके लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। हम चले? वो दाएं हाथ में हानिया और बाएं हाथ में सहर का हाथ थाम कर बोली तो दोनों ही धीमा सा मुस्कुरा दी। आपके होने वाला शोहर साहब का हुक्म है कि निकाह से पहले आपको कोई नहीं देखेगा। जब निकाह हो जाएगा तो वो खुद सबसे पहले आपको देखेंगे, फिर बाकी सब। तो मजबूरन हमें आपका ये चांद सा चेहरा छुपाना होगा। हानिया मुस्कुराकर शरारत से बोली तो मन्नत मजीद घबरा सी गई थी। हानिया ने इसकी शॉल गंदों से उठाकर इससे चेहरों पर घूंघट डाल दिया
और चादर का एक हिस्सा इसके एक कंधे पर रख दिया था, बाकी पीछे की तरफ डाल दिया। परफेक्ट। सहर ताली बजाते हुए जोर से बोली तो हानिया मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों इसे सहारा देकर नीचे लाएंगे। सबने इसे बहुत प्यार किया, मगर इसका चेहरा देखने की इजाजत किसी को नहीं थी, इसीलिए किसी ने भी इसका घूंघट पलटने की कोशिश नहीं की थी। बीबी जी, साहब लोग आ गए हैं, मुलाजमा ने नादिया शाह के पास आकर कहा। तो वो उठी और मन्नत के साथ सोफे पर आ बैठी। कुछ देर बाद ही मौलवी साहब के साथ अमान, मुराद शाह, सलमान शाह और इफ्राहिम लाउंज में आए थे। मुराद शाह भी आकर मन्नत की दूसरी जानी बैठ गए, जबकि बाकी सब सोफे के गिर्द खड़े हो चुके थे। जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज पढ़ते मन्नत से इसकी रजामंदी जाननी चाहिए, अचानक ही इसका जिस्म शिद्दत से कांपने लगा। नादिया शाह ने इसको सख्ती से थाम रखा था, मगर अब उसकी हालत बहुत बिगड़ सी रही थी। वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही थी। इफ्राहिम बेटा, आप मौलवी साहब को मर्दान खाने में ले जाएं। जैसे इनकी तबीयत संभलती है हम आपको कॉल करते हैं। मुराद शाह फिक्रमंदी से मन्नत को देखते इफ्राहिम से बोले, तो वो मौलवी साहब को लेकर वहां से निकल गया। मन्नत, सांस ली गुड़िया। मुराद शाह फौरन से इसका घूंघट चेहरे से उठाते हुए बोले, जो अब गहरे गहरे सांस लेती खुद को पुरसुकून करना चाह रही थी। नादिया, इनके लिए गर्म दूध बनवाएं। वो कहते मन्नत के पास बैठे और इसे अपने साड़ में लेकर इसके बाल सहलाने लगे। सभी इनकी मन्नत के लिए मोहब्बत और बेचैनी देखकर खुश हुए थे। मन्नत भी अपने बाबा साईं का लम्स पाकर चेहरा इसके सीने पर रखती अब कुछ बेहतर हो चुकी थी। यूं अचानक से क्या हो गया मेरे बेटे को? वो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मोहब्बत से बोले, तो मन्नत की आंखों से आंसू टूटकर इनकी कमीज में गिरा। मुझे डर लग रहा है बाबा साईं, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। वो रोती हुई बोली। तो नादिया शाह भी दोबारा इसके पास आ बैठी, जबकि से यूं रोता देखकर सहर ने भी रोना शुरू कर दिया था। इकरा शाह ने करीब होकर सहर को खुद से लगाकर प्यार किया और उसके आंसू पहुंचे। सहर, तू मेरी मजबूत बेटी है, बहन को मजीद परेशान नहीं करेगी, है ना? वो बोली तो सहर ने भी जल्दी से आंखें साफ करके इस बात पे सर हिलाया। मुलाजमा अब मन्नत के लिए गर्म दूध लाए, तो नादिया शाह ने गिलास इनके होंठों से लगाया था। इसने आधा गिलास भी नहीं पिया और दूध साइड पर कर दिया। तो सबने बेबसी से इसे देखा। गुड़िया, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सलार आपका बेहद ख्याल रखेंगे, और सिर्फ एक दो माह की तो बात है, फिर आप वापस आ जाइएगा। मेरी जान, अब तो बस करें, आप ऐसे रोकर सबको ही परेशान कर रही हैं। अमान शाह भी इसके पास आकर मोहब्बत से इसे समझाता हुआ बोला। फिर सबके समझाने बुझाने के बाद इसकी हालत कुछ बेहतर हुई और वह निकाह के लिए रजामंद हुई थी। दोबारा निकाह खुआ को बुलाया गया। मन्नत ने आहिस्ता से अपने तमाम जुमला हकूक इस एक शख्स के नाम कर दिए थे। पेपर्स पर साइन करते वक्त मन्नत के कई बागी आंसू टूटकर पेपर्स को तर कर गए थे। दूसरी तरफ सलाह शाह ने बिला झिझक 3 बार मरतबा कबूल कहकर इस कमसन परी को अपनी जोजियत में ले लिया था। निकाह के बाद मन्नत की हालत के पेश नज़र सबने यही फैसला किया था कि उसे कुछ देर के लिए आराम करने दिया जाए। वो बहुत दुखी हो चुकी थी, इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो इस वक्त नादिया शाह को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद से कुछ ज्यादा ही अटैच कर रखा था। होती तो हर माँ ही बेटी से अटैच है एक दूसरे के साथ, मगर नादिया बेगम उनके बचपन से ही इन्हें लेकर बहुत पजेसिव रही थी। कभी इन्हें अकेले ना छोड़ना, इनकी हर बात का इल्म रखना, इन्हें कभी एक चोट तक नहीं लगने देती थी वो। हालांकि इनकी हवेली में ये सब गैर मामूली ही था। यहाँ के लोगों के दिमाग में बस एक चीज बैठ चुकी थी कि बेटियां होती ही पराई हैं, तो इन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जाए, जो कि सरासर गलत सोच है। जब अल्लाह ने ही बेटी को रहमत करा दिया है, तो ये दुनिया वाले बेटे बेटी में फर्क करने वाले कौन होते हैं? खैर, नादिया शाह ने यहाँ रहने के बावजूद भी इन दोनों को हद से ज्यादा मोहब्बत और अहमियत दी, और ये इसी का नतीजा था। आज मन्नत से सही से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। वो दोनों बहनें ही बहुत नाजुक और नरम दिल थी, कभी किसी की तकलीफ में देख ही नहीं पाती थी। अब भी मन्नत रोते हुए देखकर सहर ने भी अपनी हालत बिगाड़ ली थी। इसने यही लड़ट लगा रखी थी कि इसकी बहन कहीं नहीं जाएगी। इन हालात में हानिया इन दोनों बहनों को संभाल रही थी, जबकि बाकी तमाम खवातीन नीचे ही थी। मन्नत, खुद को मजबूत करें गुड़िया, ये वक्त हर लड़की के लिए दुश्वार होता है चंदा, मगर आप इस तरह करके तो अपना सारा दिन खराब कर रही हैं। और इधर देखिए जरा, सहर की हालत, आपकी वजह से इसने भी अपनी हालत बिगाड़ ली है। चची, चाचू और अमान भी बहुत परेशान हैं, आपके लिए खुदारा अब आप रिलैक्स करें। देखिएगा, अब जो आप बैठकर इतना रो रही हैं, कल आप ही हमें बताएंगी कि आप लाला के साथ बहुत खुश हैं।
हानिया ने इसके पास बैठते मोहब्बत से समझाया था, जो चेहरा घुटनों में छुपाए आंसू बहाए जा रही थी। इसकी बात पर मन्नत ने चेहरा घुटनों से निकाला और सहरी की जानिब देखा, जो वाकई रो रो कर अब हिचकियां लेने लगी थी। फिर मन्नत ने अचानक धीमा सा मुस्कुराकर अपनी बाहें फैलाई और हानिया को अपने सार में लेकर सहर को पास आने का इशारा किया। वो भी दौड़कर इस तक आई और इसकी इसकी बाहों में समा गई। वो तीनों ही काफी देर यूं ही एक दूसरे से लिपटी आंसू बहाती रही। फिर हानिया ने ही अलग होकर दोनों की आंखें साफ की तो जबरदस्ती मन्नत को उठाकर ड्रेसिंग के सामने बिठाया। मेकअप वाटर प्रूफ होने की वजह से ज्यादा खराब नहीं हुआ था, बस हल्का सा टचअप चाहिए था। 8 बजे रुखसती हुई थे और अब 7:30 हो चुके थे, इसलिए हानिया अब इसका चेहरा दोबारा से संवारने में लग गई थी। अब चची को कॉल करके पूछे भी कि इनकी तबीयत बेहतर हुई या नहीं। सलार कब से मर्दान खाने में लॉन्च में एक सोफे पर बैठा रुखसती के इंतजार में था, मगर अभी तक रुखसती के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। इसने झुंझलाकर पास बैठे अमान को मुखातिब किया था। सब्र कर ले, जब तबीयत बेहतर होगी तो आपके हवाले ही करनी है हमने अपनी गुड़िया। अमान सुकून से कहते इसे मजीद आग लगा गया था। और कितना सब्र करूं, आप लोग तो डिले पे डिले ही करते जा रहे हैं, वो गुस्से से बोला। तो अमान ने इसे घूर कर देखा। अच्छा, मुझ पर फटने की जरूरत नहीं है, मोरे से पूछता हूं मैं। इसने कहते हुए मोबाइल निकालकर नंबर डायल करते कान से लगाया। बात करके उसने मुस्कुराकर सलार की जानिब देखा। सलार शाह, एहसान मंद रहिएगा। मेरी बीवी ने ही समझाकर आपकी बीवी को समझाया, तब जाकर वो रुखसती पर रजामंद हुई हैं। अब 5 मिनट तक हम सब जा रहे हैं हवेली। अमान ने ना से कहा तो सलार ने इसे घूरा। मोहतरम, वो आपकी बीवी होने से पहले मेरी बहन है, इसलिए मुझे आपका एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। वो नाक सुखेर कर कहता अमान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। फिर वाकई 5 मिनट बाद हवेली से बुलावा आया तो वो सब मर्द उठकर हवेली की जानिब आए। लॉन्च में ही सोफे पर वो नाजुक सी परी पेकर सिमट कर बैठी थी। इसकी एक जानिब नूरशा बैठी इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। नादिया शाह जानबूझकर इसका करीब नहीं आई थी, क्योंकि वो जानती थी इन्हें देखकर वो मजीद टूट जाएगी। सलार आया तो नूरशा इसे जगह देने की खातिर अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ी हुई। अमान ने इसके हाथ पर हाथ थाम रखा था और इसे सोफे के करीब लाई तो सलार शाह अपनी पूरी वजाहत के साथ मन्नत सलार शाह के पहलू में विराजमान हुआ। वो इसके बेहद करीब बैठा तो मन्नत की धड़कनें उसके सीने में तूफान मचा गई। इसने खिसक कर थोड़ा दूर होना चाहा, मगर इसका दुपट्टा सलार शाह के नीचे होने की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। आराम से बैठी रहे मन्नत, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, वो नरमी से बोला। तो वो इसे खुद से यूं डरते देखकर परेशान हो गया था। इसे मन्नत का खुद से शर्माना झिझकना तो बेहद पसंद था, मगर इसने कभी नहीं चाहा था कि इसकी बीवी इससे खौफ खाए। मगर मन्नत की हरकतें इसे शिद्दत से एहसास दिला रही थी कि वो इसे डर रही हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही। मगर बारी बारी सब बड़ों ने आकर इन दोनों को दुआएं और प्यार दिया था। हाँ बेटा, अब हम आपको गाड़ी तक छोड़ाए, आगा से ही अचानक खड़े होते हुए बोले तो मन्नत के हाथ कपकपाने लगे थे। सलार ने खड़े होकर हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था, मगर वो चाहकर भी हाथ उसके हाथ पर नहीं रख सकी थी। आखिर सलार शाह ने खुद ही इसका नाजुक सा कपकपाता हाथ दायां हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया। उसके हाथ में अपना हाथ महसूस करके मन्नत की सांसें रुक रुक कर चढ़ने लगी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसकी ये हालत क्यों हो रही है। इसे उठते ना देखकर सलार ने उसके हाथ पर अपना दबाव डाला तो मन्नत ने घूंघट में ही अपनी आंखें मींच ली। आखिर नूर बेगम और इकरा शाह ने इसके पास आकर इसे सहारा देकर खड़ा किया था। हानिया ने इसका शरारा ठीक किया। सलार की गिरफ्त अब इसके हाथ पर इस कदर सख्त थी कि मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो समझ रही थी कि वो उसे ना उठने की सजा दे रहा है, मगर खामोश थी। जबकि सलार कहाँ जानता था कि वो इस कदर नाजुक है कि इसकी मजबूत गिरफ्त पर ही रोने लग जाएंगी। इसने तो इसे हौसला देने के लिए सख्ती से इसका हाथ दबा रखा था, जबकि वो पागल कुछ और ही समझ रही थी। भाभी आए मिलने बेटी से, नूरशाह ने एक तरफ खड़ी नादिया शाह को पुकारा तो वो आंसू पीती हुई इन दोनों के करीब आई थी। मन्नत के चेहरे पर तो अभी भी घूंघट था, मगर इसका जिस्म ही इस बात की निशानदेही कर रहा था कि वे रो रही हैं। नादिया शाह ने करीब आकर इसे अपने सीने में पीछा तो वो जब्त होकर फूट फूट कर रोने लगी। मोरे, मुझे नहीं जाना, वो रोते हुए बोली तो अमान शाह उसके करीब आया। नादिया बेगम को उससे अलग करके अमान ने इसे खुद से लगाया था। वो जानता था वो अगर मजीद उनके गले लगी रही वो दोबारा अपनी हालत खराब कर लेंगी, जबकि वो दोनों बहनें अमान से थोड़ा डरती थी, इसलिए इसके सामने खामोश हो जाएंगी। और हुआ भी यही था। अमान के गले लगकर इसकी हिचकियां कुछ मध्यम पड़ी। बस बच्चे, अब बिल्कुल नहीं रोएंगी, और खामोशी से सलार के साथ जाएंगी, वो इसका सर थपथपाकर रौब से बोला तो मन्नत ने नफी में सर हिलाया।
प्लीज़ लाला, मैं नहीं। अभी वो बात मुकम्मल करती कि अमान ने इसे खुद से अलग करते इसको सलार के करीब खड़ा किया और इससे आगे बढ़ने का इशारा किया। मन्नत किस चीज़ की अभी भी अरूज पर थी। फिर सब घर वाले आकर इससे मिले थे। आखिर में सहर होती हुई इससे लिपटी और दोनों बहनों को अलग करना मुश्किल हो गया था। मुराद शाह ने दोनों को अलग करके सहर को अपने हिसार में लेकर खामोश करवाना चाहा था, मगर वो हनूज यूं ही रोई जा रही थी। हानिया, आप जल्दी से जाकर अपना और अमान का सामान कुछ ले आए। आप दोनों भी इनके साथ जाएंगे। मन्नत की तबीयत कुछ खराब हो सकती है, तो किसी का इनके साथ होना जरूरी है। बेशक कल या परसों आप दोनों लौट आइएगा। आका सही मन्नत की हालत देखते हुए कुछ सोचकर बोले तो सबने हैरत से इन्हें देखा था, मगर सभी को इनका फैसला ठीक लगा था। हानिया तेजी से ऊपर की जानी बढ़ी तो सहर भी जल्दी से मुराद शाह के सीने से सर उठाती नादिया शाह के पास आई। मोरे, मुझे भी जाना है मन्नत के साथ। आप बाबा सही से बात करें ना, वो दुखी से लहजे में बोली तो नादिया शाह ने बेबसी से इसे देखा। मेरी जान, मोरे कैसे रहेगी आप तीनों के बगैर? मन्नत और लाला जा रहे हैं, आप भी चली जाएंगी और मैं अकेली रह जाऊंगी, और आपके बाबा सही भी आपको इजाजत नहीं देंगे। नादिया शाही से खुद से लगाकर मोहब्बत से बोली तो इसने मुंह बिसोरा। प्लीज मोरे, आप बात करके देखिए तो सही। वो दोबारा से इल्तिजा करती बोली तो नादिया शाह ने एक नजर मुराद शाह को देखा, जो अब सलार के पास खड़े इससे कुछ कह रहे थे। अच्छा, मैं करती हूँ बात, वो कहती हुई मुराद शाही के करीब आई। शाह साईं, सहर भी मन्नत के साथ जाना चाह रही है, अमान और हानिया के साथ वापिस आ जाएगी। उन्होंने नरमी से नजर झुकाकर अपना मुद्दा बयान किया तो मुराद शाह ने एक नजर दूर खड़ी सहर को देखा और फिर इनकी जानिब मुतवज्जो हुए। कोई जरूरत नहीं है इनको जाने की, यूं कवारी लड़कियां रातें बाहर नहीं गुजारा करती। वो संजीदगी से बुलंद आवाज में बोले थे ताकि सहर भी सुन सके। वो इनकी बात सुनती फिर से चेहरा नीचे करती आंसू बहाने लगी। अमान भी तो साथ है ना, वो घर भी तो अपना ही है, किसी गैर का तो नहीं। वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के लिए आज दूसरी बार अपने शोहर के पर बहस कर रही थी। एक दफा इनकार कर दिया है मैंने, बात खत्म। अमान मजबूरी में जा रहे हैं, कल तक वापस आ जाएंगे, इनके जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो रौब से बोले तो नादिया शाह भी सर हिलाकर रह गई थी। कुछ देर में ही हानिया एक छोटा सा बैग लेकर आई। वो भी सबसे मिलती बाहर की तरफ आई। सभी ने इन्हें सी ऑफ किया। मन्नत को मुराद शाह से बमुश्किल ही गाड़ी में बिठाया गया था। वो अब रो रो कर बिल्कुल निढाल हो रही थी। अल्लाह हाफिज बेटे। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।